Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about thermodynamics and all about the physical chemistry. My dear students, फर्स्ट लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने केवल नोमेनक्लेचर यानी कि टर्मिनोलॉजी के बारे में समझा था, टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं उसी थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा आगे, ठीक है। क्या बात हो रही थी? थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में हमने साइक्लिक प्रोसेस तक बात समझ ली थी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब समझते हैं कि एंथैल्पी क्या होता है। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? एंथैल्पी, परसों आपका एग्जाम है तो आप इतना याद रखिए कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। समझिए एंथैल्पी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज अ नेट हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। क्या? नेट हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। समझिएगा, क्या? नेट हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। नेट हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, इसकी बात जहां होगी दैट इज एंथैल्पी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उस चीज को क्या कहेंगे? एंथैल्पी कहेंगे। ये होता क्या है? H इज इक्वल टू, एच को क्या कहते हैं? एंथैल्पी। H इज इक्वल टू यू मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस क्या? P प्रेशर, V वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी भी, ठीक है। समझ लीजिएगा। और में यू क्या होता है? यू यानी कि इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी थे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि डेल यू इज इक्वल टू, ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या होता है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये समझ गए कि एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। एंथैल्पी क्या होता है? नेट हीट कंटेंट सिस्टम H इज इक्वल टू यू प्लस पी भी, ठीक है। ये होता है एंथैल्पी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछेगा, और वो भी क्या? इनके दो एप्लीकेशन जो होते हैं ना, जो दोनों एप्लीकेशन है इनके, वो पूछेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आप क्लास 12th से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्लास 12th में भी पढ़ा है, तो ये हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक ना। क्योंकि आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो गो इन माई प्रीवियस लेक्चर्स एंड सी दैट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलिए आगे की बात करते हैं। बात करते हैं किसकी? रिवर्सिबल प्रोसेस की। किसी माय डियर स्टूडेंट्स समझिएगा। अब यहाँ पे दो प्रोसेस निकल के आते हैं एंथैल्पी के बाद। पहला होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। दोनों समझिए, साथ में समझिएगा। अ प्रोसेस हुज डायरेक्शन कैन बी चेंज बाई आइडेंटिफाइड, या फिर कहते हैं इनफिनिटेसिमल चेंजेस टू द सिस्टम और सराउंडिंग एंड विच कैन बी रिवर्स बाई द रिट्रैक्टिंग। समझिएगा, जिसको क्या किया जा सके, जिस प्रोसेस को रिवर्स में किया जा सके वो है रिवर्सिबल प्रोसेस, और जिस प्रोसेस को रिवर्सिबल में ना किया जा सके इसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। दैट इज कंफर्म बाई आवर नेम्स ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हीट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टर्म आता है हीट कैपेसिटेंस और मोलर कैपेसिटेंस। समझिएगा, हीट कैपेसिटी। देखिए माय स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला 1 मार्क्स में क्वेश्चन है हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। कि देखिए, हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है। हीट क्या करता है? नीडेड होता है, मतलब कि आवश्यक होता है। किस चीज़ के लिए? टेम्परेचर को रेज करने के लिए इन अ सिस्टम बाई 1 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उस चीज़ को कहते हैं हीट कैपेसिटी। इसका होता है सी इज इक्वल टू, सी मतलब हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। दैट इज द हीट कैपेसिटी। अगर इसी में हम CM लगा दें, मतलब मोलर की बात करें, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें, तो वो भी क्या होगा? क्यू अपॉन डेल टी। लेकिन क्या? N के साथ डेल टी। N मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे माय डियर स्टूडेंट्स उसके लिए, ठीक है। क्या? अगर मोल्स की बात करें, किसकी? मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो Q अपॉन N डेल टी। अगर केवल हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये, ठीक है। ये किसके लिए? मोलर के लिए। इतना समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और नॉन पोलिनियर, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है?
यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए जिसे नहीं आता होगा वो दिक्कत में आ जाएगा। होता है डेल एस टोटल इज इक्वल टू डेल एस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। देखिए होता क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का जो डेल एस है, ठीक है, यानी कि द एंट्रोपी of isolated system, the sum of entropy of isolated system is known as second law of thermodynamics। ये भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स ऑलवेज, सिस्टम या यूनिवर्स दोनों में से एक लिखेंगे, ठीक ना, ऑलवेज टेंड्स टू द इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज नोन एज, दैट इज इंक्रीज द दैट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब समझिएगा, इसमें आपको एक टर्म मिला, वो टर्म है क्या, उस टर्म का नाम है एंट्रोपी माय डियर स्टूडेंट्स। क्या, समझिएगा, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, द डिग्री ऑफ रेंडमनेस, किस चीज की डिग्री, रेंडमनेस की डिग्री, क्या, डिग्री ऑफ रेंडमनेस माय डियर स्टूडेंट्स, द डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, किस चीज का, ये किस चीज का, सिस्टम का डिग्री ऑफ रेंडमनेस जो होगा उसे कहते हैं क्या, एंट्रोपी कहते हैं। और जो एंट्रोपी को आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करता है, ऑलवेज टेंड्स टू इंक्रीज करता है ऑन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसे कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझ गए। समझना, एंट्रोपी के लिए होता है डेल एस, डेल एस को क्या कहते हैं, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू, रिवर्सिबल की बात करेगा, जो रिवर्सिबल प्रोसेस में चार्ज का यूज हुआ उसका, या फिर हीट का यूज हुआ उसका, अपॉन टी, यानी कि समय, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये बातें हो गई। अब समझिएगा कि बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू होते हुए जब एनर्जी की बात यहाँ तक पहुँची कि अगर क्या हो, वो कन्वीनियंट पैरामीटर पे बात करें तब क्या होगा, इस चीज़ को समझिएगा। ऐसा तब होगा, किसकी बात कर रहे हैं, मतलब हम समझ जाइए, गिब्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज गिब्स एनर्जी, समझिएगा कि गिब्स फ्री एनर्जी वेरी कन्वीनियंट पैरामीटर, कब की बात होगी, जब गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन होगा और वो क्या करेगा, गिव्स अस अ वेरी कन्वीनियंट पैरामीटर टू द जज द स्पॉन्टेनियसली, या फिर स्पॉन्टेनियस ऑफ अ प्रोसेस फॉर द सिस्टम, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि डेल जी, यानी कि गिब्स, डेल जी फॉर गिब्स, ठीक है, डेल जी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टी डेल एस होगा ऑफ टोटल, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ये किस पे होगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होगा, कैसा, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होगा। और फॉर अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स एनर्जी जो होगी डेल जी इज इक्वल टू, वो होगी अप्रॉक्स 0 के, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि स्मॉलर देन 0, ठीक है। कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें केवल, तो होगा डेल जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू डेल एच, ठीक है, माइनस, ठीक है क्या, टी डेल एस ऑफ द सिस्टम, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज़ पता चल गई, गिब्स एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी क्या करती है, फंक्शन गिव करती है जिसमें क्या हो, वेरी कन्वीनियंट पैरामीटर्स हो टू जज द स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एज वेल एज दैट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझिएगा, मेन टर्म ऑफ दिस थर्मोडाइनेमिक्स इज इंथैल्पी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या, बंदे का नाम है इंथैल्पी। इस जिस बंदे का नाम इंथैल्पी है ना, इस चीज़ को समझिएगा, ये बंदा कहता क्या है कि कितने भी टाइप्स की एनर्जी की बात कर लो, ठीक है, चाहे वो फॉर्मेशन में यूज हो रही हो, कंबस्टन में यूज हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन में, बॉन्ड डिसोसिएशन में, ठीक है, कितने भी टाइप की एनर्जी की बात करो वो सब इंथैल्पी में आने वाला है, ठीक है। यानी कि इंथैल्पी क्या करता है, मोस्टली थर्मोडाइनेमिक्स के 80% पार्ट की एनर्जी को डिनोट करता है, ठीक है।
चलिए इस तरह से समझिए कि इट्स डिनोट अबाउट ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। तो चलिए इसके पार्ट को समझते हैं, क्योंकि इसको समझ लिया, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है मेरे स्टूडेंट। समझिएगा एंथैल्पी क्या, पहला एंथैल्पी होता है, फर्स्ट पार्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन माय डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। थर्ड इज माय डियर स्टूडेंट्स, सोचिए सोचिए क्या हो सकता है, फॉर्मेशन होता, फिर कंबस्टन होता, फिर क्या होता, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक सॉल्यूशन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान देना। फॉर्मेशन हुआ, कंबस्टन हुआ, सॉल्यूशन बना। चौथा प्रोसेस हाइड्रेशन कर लीजिए, क्या, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवें पार्ट की बात करते हैं। हाइड्रेशन हो गया, क्या कर लेंगे, न्यूट्रल बना लेंगे, क्या, फॉर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इतने टाइप्स हो गए, कैसे, फॉर्मेशन किया किसी चीज का, उसका कंबस्टन किया, उससे सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का हाइड्रेशन किया, हाइड्रेशन से न्यूट्रलाइजेशन कर लिया जब, तब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज बस बचेगा, क्या क्या क्या, सोचिए। इन सारे प्रोसेस में देखेंगे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन सारे प्रोसेस में जो होगा आगे माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा, जो वैल्यू आएगी ना इनकी, उनके आगे माइनस साइन लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, सोचिए, क्योंकि दीज आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या कर रहा है, हमें हीट दे रहा है, ठीक है, हीट दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इन 5 प्रोसेस के बाद जो आता है छठा प्रोसेस, क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन, क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन। ये 6 टाइप का होता है एंथैल्पी, ठीक ना। इसमें 5 जो होते हैं क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, एक क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, ये एंडोथर्मिक होता है, इसके आगे पॉजिटिव वैल्यू लगने वाली है। और ये एंडोथर्मिक क्यों होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएट करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, हमें बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी खुद देना पड़ेगा पहले, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। समझ में आया क्या, जैसे में क्या H2 को ब्रेक करेंगे तो H+ आया ना, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 436 किलो जूल पर मोल, ऐसा होता है, ठीक ना। तो ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एंथैल्पी क्या हो गई, फॉर्मेशन, कंबस्टन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन, दीज आर द एक्सोथर्मिक। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए हम बताए, ठीक ना। ये 5 टाइप हो गए और ये छठा टाइप बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। इसमें देखिएगा ये 6 टाइप के हो गए, किस, क्या, एंथैल्पी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखिए रिजोनेंस एनर्जी आप जानते हैं कि क्या, एक्चुअल में से क्या कैलकुलेटेड माफ वो कर दें, माइनस कर दें, ठीक है, एक्चुअल में से क्या कर दें, कैलकुलेटेड माइनस कर दें, तब हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। समझ में आया क्या। अब देखना, हेजला कहता है कि यूज द फैक्ट ऑफ द एंथैल्पी, ठीक है। अब देखना आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंशन में भी वही होगा, डेल एस 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पीबी की पावर एन कांस्टेंट होना चाहिए, क्या, समझिएगा, क्या, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़े जल्दी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा पेपर नियर है माय डियर स्टूडेंट्स। पीबी की पावर एन क्या, कांस्टेंट है, इस चीज को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, क्या, कि जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोसेस, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर पीबी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज नोन एज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की चैप्टर की। थर्मोडायनेमिक्स आपका दोनों पार्ट खत्म हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बोथ आर इंड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए इसे भी खत्म कर लेते हैं, फिर अगले दिन यानी कि कल जो वीडियो बनेगा उसमें आप पूरा खत्म कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, समझिए। अब समझिए किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं, ठीक है। अब समझना जरा, जो डेल्टा होगा, डेल्टा का मतलब क्या, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, इसकी बात क्यों कर रहे हैं सर, क्यों सर, क्योंकि आप आ चुके हैं किस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का देखिएगा, लैम्डा यानी मीन फ्री पाथ, आर टी
इन सब चीज़ों को जानते हैं आप पहले से, बचपन से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन 11th में था, ठीक है। पाई डी स्क्वायर एन ए और दैट इज पी यानी कि प्रेशर। ये जो होगा ये होगा मीन फ्री पाथ। अब ये मत पूछिएगा ये कहाँ से आया, क्योंकि इसका डिराइवेशन आपके में नहीं दिया है। अगर हम बता भी दे तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, इस चीज़ को तो आप जानते होंगे ना, किस चीज़ को? पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। आपका पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसी पे डिपेंड है, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी को माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। पी बी इज इक्वल टू एन आर टी का जितना फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, ठीक है। अब देखना जाना माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या समझिएगा, क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे? आपसे पूछता है वीपी वी आर एम एस, ठीक है, और वी ए वी में क्या रिलेशन है? समझिएगा ये रिलेशन, देखिए वीपी जो होगा इससे हमेशा बड़ा होगा वी ए वी, यानी कि वी प्रेशर से वी एवरेज हमेशा बड़ा होगा, और इन दोनों से बड़ा होगा वी आर एम एस, ठीक है। दैट इज द रिलेशन। चुपचाप ये लिखना एक नंबर में और चले आना, ठीक है। दैट यू विल बी पास्ड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब समझना, अब कहता है आल्सो डिनोट अबाउट व्हाट इज गामा, ठीक है। तो गामा इक्वल टू होता है माय डियर स्टूडेंट्स सी पी अपॉन सी बी, ठीक है। इस चीज़ को तो आप जानते हो, इंटरनल एनर्जी जानते हो, यू इक्वल टू एफ बाई टू एन आर टी, ठीक है। अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किस चीज़ की बात करें, समझना, अगर हम बात करें एक फॉर्मूले की सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, तो ये भी आप जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो इसका डिराइवेशन कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स, कर लेना इसका डिराइवेशन, ठीक है। क्योंकि डिराइवेशन तो हम नहीं बताने वाले हैं अभी, ठीक है। या कहिए तो बता दें, माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आप कहेंगे सर टाइम लेगा, टाइम तो लेगा, बिल्कुल लेगा, ये तो आप समझते हो ना। ये देखो, ये समझा, ठीक है, एकदम छोटे में बताते हैं, ठीक है ना, ये समझा, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को इधर ला दो, ठीक है, इसके जगह पे क्या कर दो, पुटिंग कर दो, किस चीज़ की, आर की वैल्यू आएगी, ठीक है, सी वी को फिर इधर ले जाओगे तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर आ जाएगा, फंक्शन क्रिएट कर दो, ठीक है। लेकिन देखो आगे चलते हैं, क्योंकि वी हैव अ वेरी मिनिमम टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दें क्या, या फिर अगले वीडियो में? बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बोलिए। चलिए शुरू कर देते हैं, क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माय डियर स्टूडेंट्स। आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये भी 2 पार्ट में है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा क्या कहता है, ये कहता है सबसे पहले कि इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या होता है सर। तो सर जी स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझते हैं क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि K इज इक्वल टू 1 बाई क्या, ये, यानी कि K is the reciprocal of specific conductance, the reciprocal of specific resistance, that is 1 by P is called as specific conductance, ठीक है। इस चीज़ को समझ गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, या फिर कहें तो सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है सर जी? तो सर जी इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझा तो ऐसा समझिए, K इज इक्वल टू ए बाई वी, ठीक है। अभी भी नहीं समझा तो बंद कर दो, ठीक है, आगे पढ़ो, चलो समझ लेना ये क्वेश्चन, डेल एम इज इक्वल टू डेल ई क्यू इंटू एन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पूछता है मैं डिस्टेंस, क्या? मेटेलिक कंडक्शन, ठीक है, और क्या? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन। समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये देखना। मेटेलिक कंडक्शन जब आप करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें जो क्या होता है, सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। इसमें जो सब्सटेंस होता है, इसमें क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। इसमें जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये उर्दू फारसी लिख रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, ठीक ना,
सब्सटेंस जो होता है वो डिकम्पोज होता है, तभी तो हमें आयन मिलेगा। इसमें देखना, इसमें जो चार्ज चलते हैं, इसमें जो कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। किसमें? मेटेलिक में जो होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट वाले में होता है ये किस में होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये आयंस के थ्रू होता है। आयंस मतलब पॉजिटिव निगेटिव, हेन तेन लालटेन वाला बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, केवल पॉजिटिव निगेटिव की बात है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे आप टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, तो जो आपकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि सर जी जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना आयंस टूटेगा, जितना आयंस टूटेगा उतनी कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। समझ गए मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन में के बीच में क्या डिफरेंस? अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों के होते हुए एक लॉ निकल के आता है, दैट इज नोन एज कोलराउज लॉ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नाम नहीं पढ़ने आ रहा तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। KOHLROUSCH ऐसे पढ़ लीजिए, कोलराउज लॉ। देखिएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट। क्या? इलेक्ट्रोलाइट जो अभी हम पढ़े ना इस चीज को, इसका जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है ना, मतलब कि जो टूट के खत्म हो जाता है ना सर जी, तब क्या होता है? ईच आयन टेक्स अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन। जो उसके आयंस निकले होते हैं, क्या जो उसके आयंस पॉजिटिव और निगेटिव वाले निकले होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर अदर देन द आयन विच एसोसिएट। इसका मतलब समझना कि ये जो होते हैं वो अदर आयन के साथ मिलकर करंट को फ्लो कराते हैं, और इसी लॉ को जिसने दिया था उस बंदे का नाम था कोलराउज लॉ, और इसी चीज को कहते हैं कोलराउज लॉ माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सर? बोलिए। अब देखना ह्यूकेल्स थ्योरी क्या होती है। ह्यूकेल्स थ्योरी इसी चीज को डिनोट करती है, बस क्या? ह्यूकेल्स का समझते हो मतलब, देख दे लिख देते हैं, इन अंग्रेजों के नाम भी बहुत अजीब होते हैं। ह्यूकेल्स लॉ या फिर ह्यूकेल्स थ्योरी, ये क्या होता है? जब पॉजिटिव या निगेटिव टर्म में आप देखेंगे तो अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव ऐसे बनाकर, ठीक है, ये क्या करेगा? अपना डायरेक्शन तय करेगा, ठीक है। इस चीज को कहते हैं क्या? ह्यूकेल्स लॉ। और ये कहता क्या है? द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाज गिवन बाय द पीटर स्टेबन ह्यूकेल इन 1923 में दिया था बंदे ने, ठीक है, लगभग असहयोग आंदोलन के आसपास। इस चीज को याद रखिए, ठीक ना, कि कहता है कि द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इस थ्योरी में दो चीजें होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इक्विवेलेंट को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इन दो चीज़ों के बारे में बात होती है ह्यूकेल्स थ्योरी पर। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं, ठीक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, समझिएगा। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि कुर्जा काले कावा, ये सब नहीं समझना है, ठीक ना। समझना क्या है कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है। यहाँ पे कावा की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे दारा सिंह की बात कर रहे हैं, सनी देओल की बात नहीं होगी। समझिएगा जरा, यहाँ पे होगी द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट। क्या सर जी? जो करंट है, क्या टोटल करंट की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? टोटल करंट की। ध्यान से देखिएगा, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट बाय ईच आयन इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट नंबर। टोटल करंट का ईच आयन के थ्रू बनना उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट नंबर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यानी कि T इज इक्वल टू करंट कैरिड बाय आयन अपॉन, समझ गया, T इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू करंट कैरिड बाय आयन, यानी कि U प्लस अपॉन टोटल करंट कितना होगा? U प्लस U माइनस ये चीज, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? टाइट्रेशन किस चीज़ से हो सकता है कि कंडक्टेंस और वॉल्यूम एल्कलाइड में क्या करें, वॉल्यूम एल्कली एडेड करें तो वो ग्राफ शो कर दे, ठीक है। यानी कि दिस टिट्रेशन या फिर टिट्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोबिलिटी माय डिस्टेंस, ठीक है।
तो ऐसा होता है। अब मोबिलिटी पूछेंगे क्या होता है, तो ये समझ लीजिए क्या होता है, आयोनिक मोबिलिटी। समझ में आया क्या? आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपान पोटेंशियल। क्या? पोटेंशियल लिखने आता है ना, टी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी अपन पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी अपन पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया क्या? ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखें, न्यूमेरिकल देखेगा क्या? न्यूमेरिकल देखेगा सर? देखना सर, अगर आपसे पूछे कैलकुलेट द डेल जीरो, ठीक है, पूछता ही है, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। डेल जीरो इज द एसिडिक एसिड, ठीक है, व्हेन डेल जीरो इज द वैल्यूज HCl एंड NaCl as CH3COONA आर द 426.16 एंड इतना कितना 91.01। तो देखना करना क्या है, किसी भी रिएक्शन को आप देखो, नहीं मतलब है कि क्या दिया है, मतलब किस चीज़ से है कि रिएक्शन क्या है। मान लीजिए दे दिया CH3COONA प्लस HCl। अब कहा कि जो कंपाउंड बना उसका फ्रैक्शन निकालिए या फिर निकालिए जो निकालना है, ठीक है। आप सिंपल से पहले रिएक्शन कंप्लीट करोगे। ये देखो ये है ना, क्या बनाएगा ये सर? तो सर जी CH3COO, यहाँ से जब ये Na टूटेगा ना सर, NaCl पे मिल जाएगा, H इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि CH3COOH, ठीक है, प्लस NaCl, ऐसा बन गया कंपाउंड। अब देखना, अब जो भी इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी और इसकी, इन तीन चीज़ों की वैल्यू दी होगी, ठीक है। फाइंड किसका करना पड़ेगा? इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इसको आप साइड में लिखोगे क्या, डेल ऐसे करके CH3COOH, ठीक है, ऐसे मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो इज इक्वल टू में दिया होगा क्या, इन दोनों का जो सम होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर इसे माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द, ऐसे आंसर आएगा आपका माय डियर स्टूडेंट। समझ गए कैसे करना है न्यूमेरिकल्स? जब न्यूमेरिकल किस में पूछेगा, ऐसे रिएक्शन देकर पूछेगा, ठीक है। और ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आने वाला माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें टेंशन ना लेना, ठीक है। साथ ही में प्रूविंग पूछेगा किसका, डेल टी अपॉन डेल जीरो, माइनस का, ये प्लस का है, टी मत समझ लेना, इसे माई प्लस समझना। लेमडा प्लस अपॉन लेमडा माइनस इज इक्वल टू टी प्लस अपॉन टी माइनस। समझ में आया क्या? इस चीज़ का क्या करेगा, प्रूविंग पूछेगा। और ये कैसे आने वाला है, पीछे समझ चुके हो, और नहीं समझे तो बैक टू द क्वेश्चन, और नहीं समझे तो नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट और अगले जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो फेज इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, तो इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो कल बात करते हैं इन सारे लेक्चर्स की, तो भूलिएगा मत देखना। दीक्षित सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड हैप्पी नवरात्रि।